वेलकम टू बायोलॉजी बेसिक्स। बायोटेक्नोलॉजी के चैप्टर में हम आज देखेंगे कि कैंसर क्या है। देखिए, जो अनकंट्रोल्ड डिवीजन होती है हमारे बॉडी के सेल्स की, बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ आवर बॉडी, उसे ट्यूमर्स कहा जाता है। जितने भी अनवांटेड सेल्स हमारी बॉडी में बनते चले जाएंगे वो ट्यूमर्स बनाते चले जाएंगे, लेकिन ऐसा ज़रूरी नहीं है कि ये सभी ट्यूमर्स को हम कैंसर कहें। नो, सभी ट्यूमर्स कैंसर नहीं होते। कुछ ऐसे ट्यूमर्स जो कि छोटे होते हैं साइज़ में और अपनी एक जगह पर जहाँ पर भी वो बने हैं वहीं पे रहते हैं, उसी टिश्यू में ही रहते हैं, वहाँ से बाहर नहीं निकलते। ऐसे ट्यूमर्स को बेनिंग ट्यूमर्स कहा जाता है। जबकि ऐसे ट्यूमर्स जो बहुत तेज़ी से ग्रो कर रहे होते हैं और साइज़ में भी इंक्रीज़ होते चले जाते हैं और आहिस्ता आहिस्ता अपने आसपास के टिश्यूज़ या फिर ऑर्गन्स में पहुँच जाते हैं, ऐसे ट्यूमर्स को मैलिग्नेंट ट्यूमर्स कहा जाता है। और मैलिग्नेंट ट्यूमर्स का बॉडी में फैलना जो है, इस प्रोसेस को मेटास्टेसिस कहा जाता है। इसका क्या मतलब हुआ कि कैंसर जो है वो ऐसा डिजीज़ या नॉर्मेलिटीज़ का ग्रुप है जो हमारी बॉडी फेस करती है ज़्यादा से ज़्यादा सेल्स बनने की वजह से। और ये सेल्स बनने के बाद अपने नेबरिंग सेल्स में जब एंटर हो जाते हैं, यानी कि जो मैलिग्नेंट ट्यूमर्स हैं, मैलिग्नेंट ट्यूमर्स के बहुत ज़्यादा फैल जाने की वजह से ही कैंसर जो है वो बॉडी में आहिस्ता आहिस्ता डेवलप होना शुरू होता है। और फिर उसके बाद आप जानते हैं कि कैंसर की डिफरेंट स्टेजेस हैं जिन्हें कि डायग्नोस किया जाता है, या ये कि जिन्हें डायग्नोस करना बहुत ज़रूरी हो जाता है। अब ये बन कहाँ पे रहा है, कहाँ पे बन सकता है कैंसर? देखिए, कैंसर जो है वो हमारी बॉडी के किसी भी पार्ट में डेवलप हो सकता है। ज़्यादातर जो कैंसर की टाइप्स आज तक स्टडी की गई हैं, चेकआउट की गई हैं, उनमें फेफड़ों का यानी कि लंग्स का, ब्रेस्ट का कैंसर है, प्रोस्टेट का कैंसर है, माउथ का ओरल कैंसर है, या कोलोरेक्टल रीजन का कैंसर है। और जो ग्लोबली जो लीडिंग कॉज है डेथ्स की, ज़्यादातर जो डेथ्स कैंसर की वजह से हो रही हैं, उसमें देखा गया है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के स्टैटिस्टिक्स के मुताबिक, जो कि इंटरनेशनल एजेंसी फॉर रिसर्च ऑन कैंसर ने इकट्ठे किए थे, कि कितनी ज़्यादा जो अमाउंट है, कितने ज़्यादा नए कैंसर के केसेस जो है वो ग्लोबली रिकॉग्नाइज़ किए गए हैं। और इन केसेस के बाद सिर्फ पाकिस्तान में ही 2020 में होने वाली डेथ रेट्स कितनी बन चुकी हैं। सो दिस इज़ अ लीडिंग कॉज, लीडिंग यानी कि अच्छी खासी तादाद जो है वो मरने वालों की इस वक्त डिपेंड कर रही है कैंसर पर। इतनी तेज़ी से आप कह सकते हैं कि ये फैल रहा है। तो ज़ाहिर, अब अगर ये इतनी तेज़ी से फैल रहा है तो फिर इसको रोकने का कोई ना कोई बंदोबस्त भी हो रहा होगा। सो यस, ट्रीटिंग कैंसर, कैसे कैंसर को ट्रीट किया जा सकता है? देखिए, इस बीमारी को मैनेज करना, ट्रीट करना, ये एक अच्छी खासी ख़तरनाक डिज़ीज़ है। और बायोलॉजी जो है वो बायोलॉजी में बायोटेक्नोलॉजी की फील्ड जो है वो ह्यूमंस को बहुत से तरीक़ों से बता रही है कि कैसे कैंसर को ट्रीट किया जा सकता है। तो जो ख़ास किस्म के इफ़ेक्टिव मैनेजमेंट है या ट्रीटमेंट है किसी भी किस्म के कैंसर की, तो वो ख़ास किस्म के फैक्टर्स पे डिपेंड करती है। इसमें से टोटल 4 हैं कैंसर की ट्रीटमेंट्स, जिनको हम इसी वीडियो में वन बाय वन कवर करने की कोशिश करेंगे। क्या हैं ये चीज़ें? दीज आर अर्ली एंड एक्यूरेट डायग्नोसिस, यानी कि टाइमली हमें पता चलना चाहिए कि कैंसर है। रिजल्ट ओरिएंटेड टारगेटेड थेरेपीज़, कि ऐसी जो है वो थेरेपीज़ लाई जाएँ जो कि वाकई प्रॉपर रिज़ल्ट दें, जिसका सही अच्छा रिज़ल्ट सामने आए। फिर पेशेंट स्पेसिफिक मेडिसिन है, कैसे पेशेंट को एक ख़ास किस्म की मेडिसिन दी जाती है हर पेशेंट को। अभी डिटेल से इन सबको हम देख लेते हैं। और उसके बाद कंटिन्यूस रिसर्च फॉर इनोवेटिव टूल्स ऑफ कैंसर ट्रीटमेंट, कि किस तरह नए से नए औजार, नए से नए टूल्स बनाए जा रहे हैं सर्जरीज़ के लिए, जो कि कैंसर की ट्रीटमेंट करने में हेल्प आउट करेंगी। तो इसमें अभी सबसे पहले हम डिस्कस कर लेते हैं कि अर्ली एंड एक्यूरेट डायग्नोसिस होना कितना ज़रूरी है। देखिए, टाइमली किसी भी बीमारी का पता चल जाए तो वो गनीमत है। ठीक है, अब हमारी बॉडी में डिफरेंट जीन्स हैं या डिफरेंट प्रोटीन्स हैं जिनका ख़ास किस्म का रोल होता है, स्पेशली अगर मेटास्टेसिस की स्टेट पे कैंसर पहुंच चुका है, यानी अपने नॉर्मल लोकलाइज टिश्यूज से निकल के दूसरे टिश्यूज़ में फैल चुका है। तो इनकी जो इन विट्रो ग्रोथ है कैंसर सेल लाइन्स की, उनको जो है वो इन्वॉल्व किया जाता है। अब जो भी इंक्रीज़ या डिक्रीज़ हो रहा है स्पेसिफिक लेवल ऑफ प्रोटीन्स में, तो ये किसी भी कैंसर पेशेंट के अंदर से लेके उसको जो है वो लैब में बायोमार्कर्स के तौर पे यूज़ किया जा सकता है। बायोमार्कर्स कह लें कि गाइडलाइन के तौर पे उन्हें यूज़ किया जा सकता है कि ये
कैसी प्रोटीन है, उसे किस किस्म का कैंसर बना, उसे किस तरीके से ट्रीट किया जा सकता है, या ट्रीट किया जा भी सकता है या नहीं। सो ऑल दिस। और जो ओवर प्रोडक्शन हो जाती है बहुत सी प्रोटीन्स की, जो कि ट्रिगर करती है या रिलेट करती है एग्रेसिव नेचर ऑफ ब्रेस्ट कैंसर को, तो इन प्रोटीन्स को भी डिटेक्ट करना ज़रूरी है। और इसी तरह से जो हायर लेवल्स हैं प्रोटीन्स की, वो अर्ली डायग्नोसिस में, कैंसर के अर्ली डायग्नोसिस में अच्छा खासा जो है वो लैब वर्कर्स को, या अब ये कह लें रिसर्चर्स को या साइंटिस्ट्स को हेल्प आउट कर सकती हैं। अब म्यूटेशंस भी होती हैं जीन्स में, तो म्यूटेशंस जो हैं इनको भी डिटेक्ट करके हम इनिशियली जो है वो कैंसर की स्टेज को डिटेक्ट कर सकते हैं। तो ये जो टारगेटेड जीन्स हैं, जो भी जीन्स डिटेक्ट की गई हैं, इनको बड़ी आराम से एक्सपेरिमेंटली बॉडी में से नॉकआउट या नॉकडाउन किया जा सकता है, ताकि इन जीन्स का पता लगाया जा सके कि इन स्पेसिफिक जीन्स का कैंसर में क्या रोल है, कितना रोल है, कम है, ज़्यादा है, कैसा रोल है। और इस काम के लिए इंसानों पे तो पहले ट्राई किया नहीं जा सकता, वो थोड़ा सा फैटल हो सकता है, ख़तरनाक हो सकता है। तो इसके लिए एनिमल मॉडल्स बनाए जाते हैं, सिलेक्ट किए जाते हैं, जिनमें कि रैट्स और रैबिट्स के ऊपर पहले तो इन स्पेसिफिक जीन्स के कुछ ख़ास किस्म की, आप कह लें कि एक्सपेरिमेंट्स परफॉर्म किए जाते हैं प्रोटीन मार्कर्स के तौर पे, या आप ये कह लें कि गाइडलाइन के तौर पे, कैंसर की गाइडलाइन के तौर पे एनिमल मॉडल्स के अंदर इनको डिटेक्ट किया जाता है। उसके बाद बनने वाली जो भी म्यूटेशंस हैं, जो भी एबनॉर्मल्स हैं, वो इन प्रोटीन बायोमार्कर्स के थ्रू कैंसर की डायग्नोसिस में उनकी हेल्प ली जाती है। और जैसे ही ये एक्सपेरिमेंट्स कामयाब होते हैं तो उसको जो है वो फिर ह्यूमन बॉडी पे अप्लाई किया जा सकता है। अब जो बायोटेक्नोलॉजिस्ट हैं वो कुछ ऐसे मेथड्स डेवलप कर रहे हैं जिनमें लिक्विड बायोप्सीज ज़्यादातर यूज़ करने की कोशिश की जाती है, बजाय इसके कि डायरेक्ट सर्जरी की जाए, क्योंकि डायरेक्ट सर्जरी जो है वो शायद ज़्यादा ख़तरनाक साबित हो सकती है लिक्विड बायोप्सीज के मुकाबले में। सो अब जो भी कैंसर पेशेंट्स हैं, देखिए हर इंसान की अपनी एक बॉडी नीड है, तो इसी तरह हर कैंसर पेशेंट का अपनी एक हिस्ट्री है, उसकी अपनी एक स्पेसिफिक जो है वो रिक्वायरमेंट है कि उसको किस किस्म की मेडिसिन दी जा सकती है ट्रीटमेंट के लिए। हर कैंसर पेशेंट को एक ही तरह की मेडिसिन ना तो दी जा सकती है और ना ही देना जो है वो फ़ायदेमंद या पॉसिबल है। तो जेनेटिक मेकअप पता होना बहुत ज़रूरी है। इसके अलावा ट्यूमर का साइज़ क्या है पेशेंट में, वो पता होना ज़रूरी है। कैंसर की स्टेज क्या है वो पता होना ज़रूरी है। एज क्या है पर्सन की, उसकी जेंडर क्या है, उसकी रेस क्या है। तो ये सब चीज़ें जो हैं ये पेशेंट स्पेसिफिक मेडिसिन देने में, उसकी डोजेस कम ज़्यादा करने में डिसाइड करवाता है कि किस तरीके से पेशेंट को ट्रीट किया जाए ताकि वो एप्लीकेबल भी हो और बेनिफिशियल भी हो। अब ये जो अप्रोच है ये कंटिन्यूसली ऑन्कोलॉजिस्ट्स को नए नए मॉडल्स बनाने में या इफ़ेक्टिव थेरेपीज़ देने में बहुत हेल्प करती है। सही। इसी तरह से जो भी नई डिज़ाइन की हुई मेडिसिन्स होती हैं, ये एक्सपेरिमेंट्स में इन्वेस्टिगेशन के दौरान देखा जाता है कि किस तरह से कैंसर को ट्रीट कर रही हैं, एनिमल मॉडल्स पे अप्लाई किया जाता है, और फिर उसके बाद अगर वो सक्सेसफुल होती हैं तो फिर उसे ह्यूमन पेशेंट्स पर भी अप्लाई कर दिया जाता है। तो इससे क्या होता है कि इससे जो है वो ज़्यादा सक्सेस और लॉन्ग टर्म इफ़ेक्टिव जो है वो हमारे पास ट्रीटमेंट आ जाती है, जिससे कि जो भी पेशेंट है कैंसर का वो डिज़ीज़ से फ्री, बिल्कुल डिज़ीज़ से पाक होके, बीमारी से पाक होके अपनी जो है वो लाइफ गुजार सकता है। पेशेंट स्पेसिफिक मेडिसिन के बाद रिजल्ट ओरिएंटेड टारगेटेड थेरेपीज़ के बारे में डिस्कस करते हैं कि ये क्या है। देखिए जो भी टारगेटेड कैंसर पेशेंट है या कैंसर की ट्रीटमेंट हम रिक्वायर्ड है तो उसका रिज़ल्ट ओरिएंटेड होना ज़रूरी है। रिज़ल्ट ओरिएंटेड मींस कि जो भी ट्रीटमेंट देने की कोशिश की जा रही है वो बाअसर होनी चाहिए, इफ़ेक्टिव होनी चाहिए। अगर नहीं तो ऑब्वियसली उसको चेंज किया जाएगा। देखिए इससे पहले दुनिया में बहुत वाइड रेंज पर, बहुत वसी पैमाने पर कीमोथेरेपी और रेडियोथेरेपी जैसी ट्रीटमेंट्स यूज़ की जा रही थी कैंसर की ट्रीटमेंट के लिए, लेकिन इनके अपने खासे साइड इफ़ेक्ट्स थे, नुकसानात छोटे मोटे थे। तो जो बायोलॉजिकल रिसर्च है इसको डिफरेंट कैंसर सेल लाइंस को यूज़ करते हुए वैसी ड्रग्स या यूँ कह लें कि ऐसे केमिकल्स बनाए जा रहे हैं जो कि टारगेटेड थेरेपीज़, डिफरेंट टाइप्स ऑफ कैंसर की टारगेटेड थेरेपीज़ के लिए ख़ासे मौसर साबित हो रहे हैं। अब ये जो केमिकल्स हैं ये सिर्फ स्पेसिफिक किस्म के कैंसर सेल्स को जाके बॉडी के अंदर टारगेट करते हैं, जिसकी वजह से
आप ये कह लें कि जो हेल्दी टिश्यूज़ हैं दाएं बाएं वाले, उनको कोई नुकसान नहीं होगा, लेकिन सिर्फ और सिर्फ जो कैंसर के सेल्स हैं उनको ये वाले केमिकल्स जाके टारगेट करेंगे और डिस्ट्रॉय करेंगे। तो इसी तरह से जो डोजेज़ हैं टारगेटेड एंटी कैंसर ड्रग्स की, इन्हें भी सेफली बढ़ाया जा सकता है किसी भी कैंसर पेशेंट के अंदर, ताकि वो अंदर जाके नॉर्मल टिश्यूज़ की बजाय सिर्फ और सिर्फ कैंसर टिश्यूज़ को ही डैमेज करें। और ये जो रिसर्च है ये ऑन्कोलॉजिस्ट जो हैं उनको बहुत इम्प्रूव्ड ट्रीटमेंट देने में हेल्प आउट कर रही है। सो लास्टली बात कर लेते हैं कि कंटिन्यूस रिसर्च क्या है और इनोवेटिव टूल्स क्या हैं कैंसर ट्रीटमेंट के लिए। देखें, इसके नाम से ही, हेडिंग के नाम से ही हमें अंदाज़ा हो जाता है कि इसमें हम क्या बताने की कोशिश करें कि मुसलसल जो बायोटेक्नोलॉजी में रिसर्चेस चलती आ रही हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत क्रूशल रोल प्ले कर रही हैं कि किस तरह से डिटेक्ट किया जाएगा और आगे फिर उसकी ट्रीटमेंट कैसे की जाएगी कैंसर की। और इसके लिए आपको पता है कि टूल्स का होना, सर्जरी के में जो है वो टूल्स का, प्रॉपर टूल्स का यूज़ करना बहुत ज़रूरी है। अब मैकेनिक है, वो अगर कार ठीक करने बैठा है तो अगर उसके पास प्रॉपर टूल्स नहीं है, वो कार को कैसे ठीक करेगा, वो बाइक को कैसे ठीक करेगा, नहीं कर सकेगा। इसी तरह से जो भी डॉक्टर्स हैं, सर्जन्स हैं, उनके पास जो भी बीमारी को वो ट्रीट कर रहे हैं, अगर हम कैंसर की बात करें तो अगर कैंसर है तो उनके पास प्रॉपर टूल्स होना बहुत ज़रूरी है। और ये नहीं है कि टूल्स बन गए तो बन गए, टूल्स पर भी मुसलसल जो है वो रिसर्च होती रहती है कि कौन से टूल किस किस्म की कैंसर को ट्रीट करने के लिए मौसर साबित हो सकते हैं। सो रिसर्चेस तो इसी तरह से चलती रहेंगी। आई होप कि आपको आज की ये वीडियो पसंद आई होगी, समझ में आई होगी। अगर येस तो फिर इसे आप अपने और फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करें ताकि उनकी भी हेल्प हो सके। वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर दें और नई आने वाली वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।